प्रिय छात्रों, भूगोल पाठ 5 हवाएं, इसका पेज नंबर 23 पर जो ग्रही हवाएं हैं उसका वहाँ तक के पूरा हो गया था। आगे देखें, क्या तुम जानते हो, पेज नंबर 23 पे। दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं तेज गति से बहती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में जल क्षेत्र अधिक है। इस गोलार्ध में भूमि की ऊंचाई और निचलेपन की बाधा नहीं है, अतः किसी प्रकार की रुकावट न होने से दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं तेज गति से बहती हैं और उनका स्वरूप इस प्रकार होता है। यानी उत्तरी गोलार्ध में जो है भू क्षेत्र अधिक है, पर्वत पठार, पर्वतों की ऊंचाई ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर हवाएं जो है अधिक तेज़ी से नहीं बहती, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इसके विपरीत स्थिति होती है। वहाँ पर जल क्षेत्र अधिक है और भूमि की ऊंचाई और निचलेपन की कोई बाधा नहीं है। 40 अंश दक्षिण अक्षांश के आगे ये हवाएं अति तीव्र गति से बहती हैं। इस क्षेत्र में इन हवाओं को क्रोधोन्मत्त चालीसा, क्रोधोन्मत्त चालीसा जो है कहते हैं। 50 अंश दक्षिण अक्षांश के क्षेत्र में ये हवाएं तूफान की गति से बहती हैं। इन हवाओं को तूफानी अथवा गर्जक 50 कहते हैं। 60 अंश दक्षिण अक्षांश के आसपास हवाएं तूफानी गति के साथ साथ प्रचंड आवाज़ करती हुई उन्हें शीतकारी 60 कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में 40 अंश 50 अंश अथवा 60 अंश अक्षांशों के क्षेत्र में हवाओं का ऐसा स्वरूप क्यों नहीं पाया जाता उत्तरी गोलार्ध में? क्योंकि उसका कारण मैंने आपको बताया कि वहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में जो है पर्वत जो है और जो भू स्वरूप है या भूमि की जो बनावट है उसके आधार पर वहाँ पर और दक्षिणी गोलार्ध में दोनों में भिन्नता देखने को मिलती है। गोलार्ध में ऐसा नहीं होता। स्थानीय हवाएं, जो हवाएं अल्पावधि और विशेष क्षेत्र में निर्माण होती हैं और अपेक्षाकृत सीमित क्षेत्र में बहती हैं, उन्हें स्थानीय हवाएं कहते हैं। ये स्थानीय हवाएं जिस प्रदेश में बहती हैं उस प्रदेश के मौसम पर इन हवाओं का प्रभाव पड़ता है। ये हवाएं भिन्न भिन्न प्रदेशों में अलग अलग नामों से जानी जाती हैं, यानी इनका क्षेत्र सीमित रहता है और उस क्षेत्र सीमित होने की अपेक्षा ये जिन जिन प्रदेशों में जहाँ जहाँ बहती हैं उन्हीं के आधार पर वहाँ पर मौसम और हवाओं का प्रभाव जो मौसम पर पड़ता है और अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। इसके साथ ही क्या तुम जानते हो, विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण में लगभग 5 अंश अक्षांश तक बर्फ के अधिकांश समय हवा शांत रहती है, अतः वहाँ हवाएं बहती नहीं। फलतः इस पेटी को विषुववृत्तीय शांत पेटी अथवा डोल ड्रम मकर रेखा के समीप 25 अंश से 35 अंश उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के बीच अधिक दाब की पेटी होती है। ये पेटी शांत पेटी है, अतः इस पेटी को अश्व अक्षांश कहते हैं। अब इसके साथ ही यहाँ पर एक चीज़ दी है कि पर्वतीय हवाओं की विशेषताएं। पर्वतीय हवाओं की विशेषताएं क्या है? रात में पर्वतों के शिखर जल्दी ठंडे हो जाते हैं। घाटी अपेक्षाकृत गर्म रहती है। पर्वत पर हवा का दबाव अधिक होता है। पर्वत की ओर से घाटी की ओर ठंडी हवाएं बहती हैं। ठंडी हवाएं तेज गति से घाटी की ओर नीचे आती हैं, फलतः घाटी की भीतर वाली गर्म और हल्की हवा ऊपर की तरफ ढकेली जाती है। पर्वतीय हवाएं सूर्यास्त के बाद ही बहती हैं। ये पर्वतीय हवाओं की विशेषताएं हैं। अब भूपृष्ठीय हवाएं जो है, भूपृष्ठ का निर्माण अधिक घनत्व वाले पदार्थों से हुआ है। भूमि अर्थात जमीन स्थिर और अपारदर्शक होती है। परिणाम स्वरूप ऊष्मा का वहन शीघ्र गति और अधिक मात्रा में होता है, अतः भूमि में बहुत शीघ्र तपती है और भूमि की तुलना में पानी का घनत्व कम होता है। पानी अस्थिर और पारदर्शी होता है। परिणामतः पानी जल्दी गर्म नहीं होता, अतः भूमि और सागरीय क्षेत्र के वायुदाब में अंतर आता है। इस चीज़ को आप अगर समझना चाहें तो थोड़ी देर के लिए आप ऐसा मान के चलें कि गैस के 2 चूल्हे पे एक गंज रखें और एक में पानी भर के रखें, तो आप देखेंगे जो खाली गंज है, भगोना जिसको या गंज कहते हैं, या कोई भी बर्तन ऐसा जिसमें पानी रख सकते हैं आप, तो जो खाली है वो जल्दी गर्म हो जाएगा और जिसमें पानी भरा है वो देरी से गर्म होगा, और जो खाली है वो जल्दी ठंडा भी हो जाएगा और जिसमें पानी है वो देरी से ठंडा होगा। इसी तरह से वही स्थिति इन दोनों में होती है। दिन में सागरीय जल की तुलना में तटीय क्षेत्र की भूमि शीघ्र और अधिक मात्रा में गर्म होती है। इससे भूमि के ऊपर की हवा भी अधिक गर्म होती है, फलतः वायुदाब कम हो जाता है। सागरीय जल देरी से गर्म होता है, अतः सागर के ऊपर हवा कम गर्म होती है और वायुदाब वहाँ अधिक रहता है। क्योंकि तापमान और वायुदाब का संबंध सीधा है लेकिन उल्टा है। जहाँ तापमान अधिक रहता है वहाँ वायुदाब कम होता है और जहाँ वायुदाब कम होता है वहाँ पर तापमान
अधिक होता है। इस तरह का जो संबंध उनका रहता है। अतः दिन में सागर की ओर से भूमि की ओर बहने वाली हवाएं सागरी खारी हवाएं, रात में सागर की तुलना में भूमि जल्दी ठंडी होती है, अतः वहाँ वायुदाब अधिक होता है। फलतः भूपृष्ठीय हवाएं भूमि के ऊपर से समुद्र की ओर बहती हैं। इसके अतिरिक्त अलग अलग प्रदेशों में विशिष्ट स्थिति में हवाएं बहती हैं। ये हवाएं भी स्थानीय हवाएं के रूप में जानी जाती हैं, जैसे फोन, चीनूक, बोरा, लू आदि। नीचे दी हुई तालिका को देखो। ये पेज नंबर 26 पर जो तालिका दी है संसार की प्रमुख स्थानीय हवाएं, इनको आपको देखना है, समझना है और जैसा लिखा हुआ है वैसे ही आपने अपने कॉपी में उनको लिख लेना है। जैसे हवा का नाम, हवा का स्वरूप, विशेषताएं और प्रभाव क्षेत्र। लू, सियोम, चीनूक, मिस्टा, पंपोरी, फोन। और उनका स्वरूप जो है गर्म और शुष्क, गर्म, शुष्क और विनाशकारी। चीनूक गर्म और मृष्टल, शीत और शुष्क। बोरा शीत और शुष्क। पाम्पेरो शीत और शुष्क। फोन गर्म और शुष्क। और उनकी विशेषताएं और जो प्रभाव क्षेत्र हैं वो भी आपने लिख लेना है। अब इसके बाद मानसूनी मौसमी हवाएं। ये हवाएं ऋतुओं के अर्थात मौसम के अनुसार भूमि और पानी के न्यूनाधिक गर्म होने के निर्माण होती हैं। जबकि अगर देखा जाए तो मानसून शब्द जो है अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है वे हवाएं जो 6 महीने स्थल से समुद्र की ओर और 6 महीने समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं, उन्हें हम मानसूनी हवाएं कहते हैं। ग्रीष्मकाल में मानसूनी हवाएं समुद्र के ऊपर से भूमि की ओर तथा शीतकाल में भूमि की ओर से समुद्र की ओर बहती हैं। दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी अफ्रीका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया प्रदेशों पर मौसमी हवाओं का विशेष प्रभाव होते दिखाई देता है। आकृति 5.6 इसमें आप देख सकते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में मौसमी हवाओं का प्रभाव ग्रीष्म और शीत ऋतुओं पर होता है। इन हवाओं के प्रभाव से भारतीय उपमहाद्वीप में ग्रीष्मकाल और शीतकाल के अतिरिक्त वर्षा काल और मानसून की वापसी ये ऋतुएं होती हैं। मानसून हवाएं बड़ी मात्रा में सागरी और भूपृष्ठ हवाएं ही होती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि वो स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं, इसलिए वो ज़्यादातर जो है भूपृष्ठीय हवाएं ही होती हैं। भारतीय उपमहाद्वीप पर होने वाली अधिकांश वर्षा मानसूनी अर्थात मौसमी हवाओं के प्रभाव से ये हवाएं विषुवत रेखा को लागने के बाद दक्षिण पश्चिम दिशा से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर जून से सितंबर की अवधि में बहती हैं। इन हवाओं को दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं कहते हैं। इसीलिए अपने यहाँ जो वर्षा ऋतु है या वर्षा का समय है जून से सितंबर तक माना जाता है। ये हवाएं वाष्पयुक्त होती हैं। सितंबर से दिसंबर तक विषुवत रेखा के पास कम वायुदाब का क्षेत्र निर्माण होने से हवाएं भारतीय उपमहाद्वीप की ओर से विषुवत रेखा की ओर बहने लगती हैं। इन हवाओं को पूर्वोत्तर मानसून हवाएं कहते हैं। ये हवाएं शुष्क होती हैं। हवाओं की अस्थिर और तूफानी स्थिति का विचार करते हुए हमें चक्रवात का अध्ययन आवश्यक है। यानी जो एक तूफानी स्थिति उत्पन्न होती है, पैदा होती है, उसमें अहम भूमिका रहती है चक्रवात। जब किसी स्थान पर हवा का दबाव कम रहता है और आसपास हवा का दबाव अधिक रहता है, तब चक्रवाती हवा की स्थिति पैदा हो जाती है। हवा के कम दाब वाले स्थान की ओर से आसपास के प्रदेश की हवा के अधिक दाब वाले प्रदेश की ओर से तेज गति से हवाएं बहती हैं। आकृति 5.7 में आप देखें, पृथ्वी के परिभ्रमण के फलस्वरूप ये चक्रवाती हवाएं उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा में बहती हैं। चक्रवात की स्थिति में आकाश मेघाच्छन्न रहता है। मेघाच्छन्न यानी आकाश में बादल छाए रहते हैं, आच्छादित रहते हैं। हवाएं बड़ी तेज गति से बहती हैं और भरपूर वर्षा होती है। चक्रवाती हवाओं का प्रभाव क्षेत्र सीमित होता है। इन हवाओं की कालावधि, गति, दिशा और क्षेत्र बहुत अनिश्चित होता है। उपग्रह द्वारा खींचा हुआ चक्रवात का छाया चित्र, ये आकृति 5.8 में देखें आप कि उस समय क्या स्थिति रहती है। हवा की स्थिति दर्शाने वाले मानचित्र में चक्रवात का केंद्र एल लो अक्षर द्वारा दिखाया जाता है। चक्रवाती प्रणाली एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर खिसकती है। इन चक्रवातों को हम चक्रवाती आंधी भी कहते हैं। चक्रवाती आंधी प्रशांत पैसिफिक महासागर के पश्चिमी क्षेत्र में जापान, चीन, फिलीपींस आदि देशों के तटीय क्षेत्र में निर्माण होने वाली चक्रवाती आंधी टाइफून के नाम से जानी जाती है। इन चक्रवाती आंधियों में का निर्माण जून से अक्टूबर महीनों में होता है। तेज गति से बहने वाली हवाएं और मूसलाधार वर्षा के कारण ये चक्रवात विनाशकारी सिद्ध होते हैं। यानी इनकी जो रफ्तार है, गति जो है बहुत ज़्यादा तेज होती है और वर्षा होती है, इसलिए मूसलाधार यानी बहुत तेज भयंकर वर्षा होती है, इसलिए काफ़ी जो है विनाशकारी, नुकसानदायक भी सिद्ध होते हैं। कैरेबियन समुद्र में आने वाली चक्रवाती आंधी को हेरिकेन्स कहते हैं। चक्रवाती आंधी के आने पर हवाओं की गति प्रति घंटा कम से कम 60 किलोमीटर होती है। इसके अतिरिक्त समशीतोष्ण कटिबंध में भी चक्रवातों का निर्माण होता है। उनका विस्तार कम रहता है और विनाशकारी नहीं होते। यानी जो समशीतोष्ण
जो चक्रवात का निर्माण होते हैं वो कम होते हैं। अब इसके बाद किसी क्षेत्र में विशिष्ट वातावरणीय परिस्थिति उत्पन्न होती है और केंद्र में हवा का अधिक दबाव निर्माण हो जाता है। हवा आसपास के क्षेत्र की ओर चक्राकार दिशा में बहती हैं। उत्तरी गोलार्ध में ये हवाएं घड़ी की सुइयों की दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में ये हवाएं घड़ी की सुई दिशा में बहती हैं। प्रतिचक्रवात की अवधि में आकाश स्वच्छ रहता है, जबकि चक्रवात में क्या था, चक्रवात की स्थिति में आकाश कैसा रहता था, मेघाच्छन्न रहता था। मेघाच्छन्न यानी आकाश में बादल छाए हुए रहते थे, आच्छादित रहते थे। लेकिन चक्रवात में क्या रहता है, आकाश स्वच्छ रहता है, साफ रहता है। हवाओं की गति कम रहती है और मौसम बहुत उत्साहवर्धक होता है। प्रतिचक्रवात की अवधि कुछ दिन अथवा कुछ एक सप्ताह तक हो सकती है। ऐसे प्रतिचक्रवात समशीतोष्ण कटिबंध में निर्माण होते हैं। हवा की स्थिति दर्शाने वाले मानचित्र में प्रतिचक्रवात का केंद्र एच हाई अक्षर द्वारा दिखाते हैं। प्रतिचक्रवातों का अनुभव अधिक दबाव की पेटियों में प्रखरता से होता है। इन प्रदेशों से बाहर हवाएं जाती हैं, अतः वहाँ वर्षा की मात्रा कम रहती है। आकृति 5.9 में देखें, इसको दिखाया गया है। अब इसके साथ ही क्या तुम जानते हो चक्रवातों को नाम देने की प्रथा। संसार में चक्रवात आते हैं, उन्हें नाम दिए जाते हैं। प्रत्येक महासागर के लिए इन नामों की सूची बनाई गई है। महासागर के आसपास के देश ये नाम सुझाते हैं। सुझाए गए नामों के अनुसार ये सूची बनाई जाती है। यदि चक्रवात की 33 नॉट्स लगभग प्रति घंटा 60 किलोमीटर हो तो उन चक्रवातों को नाम दिया जाता है। सामान्य रूप से ध्यान में रहे, इसलिए चक्रवातों को नाम देने की प्रथा चल पड़ी है। ये यहाँ तक कि इसका स्वाध्याय पूरा हो गया, ये पाठ हो गया और इसका स्वाध्याय जो है अगले उसमें अपन उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ये पाठ हो गया हवाएं।